बैट फेक कट करके अरे क्या हो रहा है? पैटर्न मिल रहा है यार बीच में। हाँ हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ आवर पॉडकास्ट। मैं आपका आज का होस्ट आदित्य और आज मेरे साथ जुड़े हैं हमारे यूजुअल जिन पंडित मार्क विशु जो अपने आप को छोटा आदमी बुलाते हैं और स्पेशल गेस्ट दिग्गज फुटबॉल एक्सपर्ट रोहन सिंह। पहले हम जानना चाहेंगे रोहन सिंह से कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ पॉडकास्ट में आके। I actually feel really honored कि मुझे पॉडकास्ट में बुलाया एज अ पर्सन जिसने पिछले साल एक भी फुटबॉल मैच नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसे पर्सन को अपने पॉडकास्ट में बुला के। ये अगली बारी से नहीं बुलाएंगे। हमारे नहीं, दो आज के एक्सपर्ट्स गलती तो शीतांशु है और ये। ध्रुव पढ़ाई में ज़्यादा हाँ, शीतांशु पढ़ाई और में आज ध्रुव पढ़ाई में ज्यादा बिजी है। हैं, नहीं आ पाए। हमारा आज का एजेंडा है यूरो 2021 जो कि पिछले साल होना था लेकिन पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बारे में आज हम दो फुटबॉल टीम्स की बात करेंगे, इंग्लैंड और स्पेन। तो मार्क, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे प्रीमियर लीग एक्सपर्ट हैं, आपका इंग्लैंड स्क्वाड के बारे में ओवरऑल क्या ख्याल है? क्या आप ये मानते हैं कि बैलेंस्ड है स्क्वाड या कहीं एक दो प्लेयर एक्स्ट्रा हैं या एक दो प्लेयर कोई और होने चाहिए थे? आई थिंक देखा जाए तो बैलेंस आप कह सकते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड काफी स्टैक्ड है इन सर्टेन पोजीशंस। If you take a look at the center back position and the right back position and the striker position, I even the wings, I suppose we're pretty much stacked. But अगर आप सेंट्रल मिडफील्ड की बात करी जाए अब तो हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्डर है दो, कैल्विन फिलिप्स और डेक्लन राइस, जो काफी अच्छे परफॉर्म करे हैं इस साल लीड्स यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन हेंडरसन अभी कंप्लीटली फिट हैं, जो काफी बड़े कैरेक्टर हैं ड्रेसिंग रूम में। और आई थिंक जूड बेलिंगम को वो स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि गैरेथ साउथगेट यूजुअली स्टार्ट्स विद two defensive midfielders. He's a very pragmatic coach. So I think that he'll go with two defensive midfielders. But I think कि जो वो सेंट्रल एरिया है वहां पे जूड बेलिंगम, जेम्स वॉर्ड प्राउस की बात करी जाए, ऐसे प्लेयर्स की हमको जरूरत है, क्योंकि हमारा डिफेंस मेरे हिसाब से इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले टू क्रिएटिव मिडफील्डर्स एंड आई थिंक कि जूड बेलिंगम इज mature enough to play in that role and do both his duties, box to box duties. Talking about those two defensive midfielders, Gareth Southgate has been repeatedly criticized over the past 2 years कि वो बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हैं, चाहे अपने से वीक टीम्स के खिलाफ भी काफ़ी सेफ खेलते हैं। तो रोहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डू यू फील लाइक दिस इंग्लैंड्स डिफेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो दो क्रिएटिव मिडफील्डर खिला सकते हैं, जैसे अभी मार्क ने बोला? आई थिंक ग्रुप स्टेज में तो वो खिला ही सकते हैं बिकॉज उनके पास कोई ढंग का है नहीं ओपोनेंट ग्रुप स्टेज में कि बहुत बड़ा कोई अपसेट। और चेक रिपब्लिक है, क्रोएशिया में बहुत सारे एज प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी सही बिकॉज क्रोएशिया में कोई भगौड़ा नहीं है कि जो तेज़ भाग पाए उनके अगेंस्ट या कोई डिसेंट उनका अटैकर हो। मॉडरिच अब बचा ही क्या है, एंड स्कॉटलैंड तो आराम से हरा ही सकते हैं अनलेस कोई आइसलैंड टाइप का वो अपना एम्बेरसमेंट करें। तो आई थिंक उनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड का कि कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा आई थिंक ग्रुप स्टेज में। बाकी राउंड ऑफ 16 का तो पता नहीं, अब कोई बहुत अच्छा टीम ड्रॉ हो गया देन उसके अगेंस्ट हो सकता है कि हार जाए। बट ये स्क्वाड वैसा है कि एटलीस्ट फर्स्ट कुछ राउंड्स में वो अच्छा कर सकते हैं। बट जब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे तो तब थोड़ा उनके अब प्रॉब्लम आएगा। अगर वो बेल्जियम के अगेंस्ट ड्रॉ हुए या फिर कोई फ्रांस या फिर कोई एक्चुअली टीम जिसका अच्छा अटैक है, जिनका ढंग के अटैकर्स हो, तो उनके अगेंस्ट उनका थोड़ा इशू रहेगा। कोई भी अच्छी टीम को अगर टूर्नामेंट जीतना होता है तो उसके लिए एक अच्छा गोलकीपर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर द पास्ट 1 ईयर इंग्लैंड हैज़ बीन फेसिंग अ डिलेमा कि वो क्वालिटी के लिए जाएं डीन हेंडरसन में या फिर उनसे थोड़े टेक्निकली इंफीरियर लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए जाएं। तो मार्क, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, इफ यू वर गैरेथ साउथगेट, हु वुड यू प्रेफर? I think Dean Henderson as a player. I mean,
he's top quality. He'll go really far ahead in his career. He's technically really sound. He can make good amount of switches. He's really good on the ball, and his passing ability is like really good for a goalkeeper. But I think like as a Man United fan, I mean, it pains me to say this, but I think I've been watching Dean Anderson over the past few matches. He's been starting a lot of games for us in the Premier League, but Dean Anderson has been really immature right now, if that's the correct word to use. He comes out when he doesn't need to, and वो like Dean Anderson, मतलब कि he doesn't punch the ball when he's required to, and he doesn't collect the ball when he's required to. I mean, he's some of the performances were really immature, but early on in the season, like whenever he used to get a chance, like he did really well. So I think he learned a lot from De Gea, but I think right now we need to give Pickford his number one spot as the goalkeeper for England, because Pickford has been really solid over the season. I mean, Everton finished 12th, but it's due to the injuries and the frailties all across the pitch rather than his own fault. He has been labeled as a guy who commits a lot of mistakes, but I think that he'll do well for England this time. पर्सनली आई ऑल्सो फील कि रॉबिन ओल्सन के क्लब में आने से जो जॉर्डन पिकफोर्ड को थोड़ा कंपटीशन मिला है, उसकी वजह से उन्होंने इम्प्रूव किया है सीजन. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि डीन हेंडरसन हैज अ लॉट टू लर्न और जॉर्डन पिकफोर्ड शुड टेक द स्टार्टिंग स्पॉट. इस टूर्नामेंट से इस स्क्वाड अनाउंस करने से पहले गैरेथ साउथगेट अनाउंस्ड 33 मैन स्क्वाड, जिसमें से उन्होंने 7 लोगों को एक्सक्लूड किया है. उसमें से मेसन ग्रीनवुड ने इंजरीज की वजह से पुल आउट किया है, और आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिबेट होगी और किसी में. बस 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, जेम्स वॉर्ड प्राउस और जेसी लिंगार्ड, जिनका एक्सक्लूजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. तो रोहन, आपके क्या विचार हैं इस पे कि इन दोनों में से आपको लगता है कि इन दोनों में से किसी को फाइनल 26 मैन स्क्वाड में होना चाहिए था? आई थिंक होना चाहिए था. लाइक लिंगार्ड बहुत एनर्जेटिक है, लाइक रियली क्रिएटिव है. जब से वो वेस्ट हैम में आया है, लाइक तब से वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शाइन किया है. लाइक जब वो मैन यूनाइटेड में था, देन वो काफ़ी फुद्दू सा प्लेयर था. मतलब लोग उसको एज देखते थे कि वो कोई मतलब पर्सन जो बस सब्स्टिट्यूट रहता था और बस बड़े चांसेस मिस कर देता था. बट जब से वेस्ट हैम में है, वो गोल्स मार रहा है, वो असिस्ट दे रहा है, काफ़ी क्रिएटिव है. एंड प्लस वो इंग्लैंड को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगा कि अगर कोई मैच लाइक अगर वो जाते किसी टीम के अगेंस्ट लाइक चेक रिपब्लिक एंड बहुत डिफेंसिवली मतलब खेल रहे दूसरा टीम, देन उनके पास अगर एक अच्छा मतलब नया अटैकर आ जाएगा जो बहुत एनर्जेटिक्स है, तो वो बहुत ही उनके अटैक को इम्प्रूव करेगा. एंड जेम्स वॉर्ड प्राउस लाइक बहुत अच्छा है सेट पीसेस में, लाइक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर अच्छा है, बहुत टैकल्स करता है, एंड आगे लाइक इवन अटैक में भी वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लेगा. तो आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं जिनको मतलब लेना चाहिए था. मतलब बट लाइक इंग्लैंड के पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, तो वो लाइक एक्सक्लूड करने में थोड़ा सा समझ में आता है. बट लाइक ये दोनों प्लेयर्स उनको रखने चाहिए थे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लिंगार्ड के पास, जो मतलब एक्चुअली जो यूज़ कर सकते थे, बट फॉर सम रीज़न नहीं यूज़ किया. अब लाइक आई थिंक जूड बेलिंगम के लाइक जगह उनको वॉर्ड प्राउस या फिर लिंगार्ड को रखना चाहिए था, बिकॉज बेलिंगम काफ़ी लाइक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट आई थिंक हाँ वो होना चाहिए था. I think Ward Prowse should have come in for Bukayo Saka. I don't think Bukayo Saka has a place in this team. I think that we have enough creativity in Jack Grealish and Jadon Sancho, who both have a lot of flair and they play at the opposite wings. Grealish plays at the left wing and Jadon Sancho plays at the right. I don't see where Bukayo Saka can fit in. Even left back spot, I think Luke Shaw is a firm hold at it, and Chilwell has a good shout as well. But I don't think I can see Bukayo Saka even coming on. I think we would need like a lot of pace and directness. I think Bukayo Saka lacks that. He's more of a flair player, which comes in handy during the initial stages of the game rather than the final moments. I think luck plays a huge part during the final moments of a game, and directness. So I think players like Rashford and probably even Dominic Calvert-Lewin, you could throw him in
and he would play a really important part in like just grabbing one back for the team. आई ऑल्सो बिलीव कि बुकायो साका को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड हैं और विंग्स पे खेल सकते हैं, लेकिन इन दैट पोजीशन टू इंग्लैंड हैव फिल फोर्डन. अगर वो लेफ्ट फुटेड विंगर खिलाना चाहें, चाहे लेफ्ट पे या इन्वर्टेड विंगर की तरह राइट पे, तो आई बिलीव दे प्रेफर फोर्डन. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि वॉर्ड प्राउस होने चाहिए थे. बेलिंगम की जगह तो नहीं, लेकिन बुकायो साका की जगह ही शुड हैव बीन. And talking about this balance in this squad, England have opted for 4 right backs: Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kyle Walker, and Kieran Trippier. England normally play with a back 5, जिसमें wing backs खेलते हैं, और इस wing back role में Reece James और Kieran Trippier अपने clubs में खेलते हैं तो familiar हैं. अगर England back 4 के साथ खेलें तो Trent Alexander-Arnold और Kyle Walker वहाँ पे familiar हैं. तो Mark, I would like to know your opinion कि कौन सा फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे इफ इंग्लैंड गो फॉर अ बैक 5, हु शुड बी द राइट विंग बैक, एंड इफ इंग्लैंड प्ले अ बैक 4, देन हु शुड बी द राइट बैक? I think if England go for a right wing back, I think Arnold would completely fit the description for what needs to be done over there. I think that he would spam crosses, and I think that Arnold would be really key in that role. I think that he has a good football brain, and I think he would be able to defend well enough for a right wing back position. I think the second choice would be Reece James. But if you go for a back 4, I think Kyle Walker would fit the description pretty well. I think Kyle Walker is very fast. Not talking about offensively, first talking about his role in the defense, I think he's very, very solid. No one can get past him. I think during the final he had a little blip, but I think he'll recover pretty well, and I think he's a top quality right back. Talking about Kieran Trippier, I think that Kieran Trippier is he obviously won the La Liga with Atletico this season. He's been really well. I think during the final stages of the game, when you bring on players like Dominic Calvert-Lewin, so I think that you can move Trent to the midfield and you can play Kieran Trippier at right back, which would be really creative and would have a huge influence on the game. Also talking about the forward line, Harry Kane तो sure shot starter है, लेकिन उनके साथ में जैसे if England go for 5 at the back और 3 at the back, तब हमने वर्ल्ड कप में देखा वो 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन खिलाते थे. इसमें रहीम स्टर्लिंग ज्यादातर खेले हैं हैरी केन के साथ, लेकिन रहीम स्टर्लिंग हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म, वोफुली आउट ऑफ फॉर्म दिस सीजन. हमने चैंपियंस लीग फाइनल में भी देखा वो कुछ भी नहीं कर पाए. तो मार्क, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर यू कि हु वुड यू play alongside Harry Kane? Would you go for a 2 striker formation, a front 3 and 2 wingers? What is your opinion on this? I think that England should first of all they should start with a 3-4-3 formation rather than going for anything to thinking too much about it during the group stage. I think that 3-4-3 keeps it simple and it completely suits our players. I think we should rather look at our own team rather than thinking about the other team a lot. That's what top quality managers do. They play to their own team strengths. I think that we would have for left and right midfielders, we could play them as right wing backs, and 2 workhorse midfielders would do the job really well. And as for the right wing and left wing positions, I think that 2 creative ones, either 2 creative ones or 2 direct ones. Like for example, for the left wing back position, Shaw will be locked in, right? So for the left wing position, I think that someone like Jack Grealish, who can play a through ball really well and can complement him really well, would fit the description. And for the other side, I think that someone direct would be really nice. Someone like Jadon Sancho, who can penetrate the defense really well, would be really nice. And for the striker, I don't think we have any debate on it. Harry Kane, probably the second best striker in the world right now after Robert Lewandowski. That's a different debate for some other day, but I think that Harry Kane is top quality, and I think he would do a really nice job of leading the line. Okay, so that's it about England. Now
शिफ्टिंग आवर अटेंशन टू स्पेन का स्क्वाड काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, कुछ अबसर्ड से डिसीजंस लिए हैं लुइस एनरिके ने। रामोस का एक्सक्लूजन, नाचो का एक्सक्लूजन, नो रियल मैड्रिड प्लेयर्स। बट बिफोर वी गो टू द कंट्रोवर्सीज, लेट्स टॉक अबाउट एमेरिक लैपोर्ट। नेशनैलिटी स्विच की फ्रांस में चांस नहीं मिला, स्पेन में आए और सीधा कॉल अप हुआ। आई थिंक ही इज अ शू इन द फर्स्ट 11। तो रोहन, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लैपोर्ट तो खेलेंगे ही, वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हैं, उनके साथ में आप किसको खिलाएंगे? एरिक गार्सिया जो कि क्लब लेवल पे बहुत ही ज़्यादा बेकार खेलते हैं, 6 मैचेस खेले हैं, 12 गोल कंसीड किए हैं, लेकिन वो क्लब लेवल पे खेलते हैं तो थोड़ी सी केमिस्ट्री है उनके बीच में। या फिर पाउ टोरेस जो कि बहुत अच्छा खेले हैं, विलरियल के साथ यूरोपा लीग जीती है, लेकिन फिर 2 लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स हो जाएंगे जो नो टीम प्लेज। हु वुड यू प्रेफर? Like I think like in the first game they should go for Eric Garcia because like usually स्पेन में ये बहुत प्रॉब्लम है, स्पेन के बैकलाइन में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके प्लेयर्स के बीच में केमिस्ट्री नहीं रहता है, लाइक बिल्कुल भी। तो उसके वजह से काउंटर अटैक से वो बिल्कुल भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं। सो एंड लाइक 2 लेफ्ट फुटेड डिफेंडर्स obviously is not really good, but like if it doesn't work out, you know, the first game is against Sweden, I guess. So you know, if it doesn't work out, then you can play you know, you can play Pau Torres instead of Eric Garcia because like I think ये जो defensive है position, I think Aymeric Laporte is good enough, and I think probably उनका बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि अगर वो उसको खिलाएं एरिक गार्सिया को कि बहुत ही ज़्यादा बेकार खेलेगा unless वो एक्चुअली बहुत बेकार खेलता है। बट आई थिंक कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वो खिलाए उसे तो। And also I would like to counter that. I think that the first game sets the tone for the whole tournament, and I think that the first game would be really important. So I think Luis Enrique has a huge task ahead of him of like selecting a group of players that can win him the first game and very convincingly to raise the morale of the group. I think that without Ramos in there, victories will be really important for the squad. Like to raise their morale. I think that that would be a huge factor in their camp. Yeah, and I believe Azpilicueta back 4 में ज़्यादा नहीं खेलते as a center back, लेकिन if लुइस एनरिके ट्रस्ट हिम, आई थिंक वो अब शायद वो टीम के कैप्टन है शायद रामोस के बाद, नॉट श्योर, लेकिन अगर लुइस एनरिके उन्हें ट्रस्ट करते हैं तो आई थिंक ही कैन आल्सो प्ले देयर। वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, लेकिन उसमें भी रिस्क है क्योंकि बैक 4 में ज़्यादा नहीं खेलते एज अ सेंटर बैक। So Azpilicueta around 2 or 3 seasons ago under Conte, I think he played as a center back, and Victor Moses played as the right wing back rather than Azpilicueta, and I think Azpilicueta did a really good job, and I think that he's a pretty solid center back. Under Tuchel also, he's played over there sometimes, and I think he would be a solid choice. But I think obviously Spain is gonna miss Ramos a lot. And now let's talk about that right back spot. हमने देखा है कि एस्पिलिक्वेटा खेल सकते हैं राइट बैक, हेजुस नावास को नहीं लिया गया है स्क्वाड में, और हमने लुइस एनरिके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना है कि ही कैन आल्सो प्ले अडामा ट्रायोरे एट राइट बैक, और पिछले कुछ मैचेस से मार्कोस योरेंटे भी राइट बैक पे खेल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये absurd है। एंड नाचो फर्नांडेज हैजंट बीन चोजन, वो खेल सकते थे राइट बैक पे, सेंटर बैक स्पॉट को भी ऑक्यूपाई कर सकते थे, लेकिन we'll talk about Nacho in just a bit. लेकिन for now जितने भी options हैं, Rohan, who do you feel should play at right back? Like I think अगर like if they get the center back thing sorted out, then Azpilicueta should start as, you know, the right back. But I think it's a dumb idea if you put Adama Traore as your wing back because वो बिल्कुल भी अच्छे से बॉल उसका कंट्रोल होता नहीं है, which means कि वो आराम से बॉल लूज कर देगा, and like स्पीड में उसका हाँ है कि वो like as a right wing back you know खेल सकता है, मतलब there's a possibility, but इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए especially against teams जो काउंटर अटैक में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं अच्छे से। सो आई थिंक अगर उनका सेंटर बैक फिगर्ड आउट है देन एस्पिलिक्वेटा शुड बी द राइट बैक, अदरवाइज यू नो इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, लाइक स्पेन का डिफेंसिवली थोड़ा है प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है जो मेरे जैसे लोग तो ऑब्वियसली नहीं आंसर कर पाएंगे। प्रॉब्ली मार्क वीशू के पास होगा कोई आंसर।
I think Adama Traore, he gives something different in the forward line. Obviously, there's what was his name? Iago Aspas. He hasn't been included in the squad. Excellent stats: 14 goals and 13 assists. I don't know. Am I right? 14 goals, Yeah, 13 assists. 14 goals and 13 assists. So like I think he did a very good job this season. But I think Adama Traore gives you something different as well. If he plays in the forward line, I think he would be much more effective because he gives you that penetration. And I think that fullbacks really struggle against him. The Premier League has a lot of top quality fullbacks, but I've seen this guy bully a lot of defenses. And I think the main reason why his stats have been so low this season is that the Wolves' main striker Raul Jimenez, Jimenez. he has been Raul Jimenez has been out for a long time due to a skull fracture, and I think that he was a really key part of the squad, and not just due to his performances on the pitch, but as a character also in this team. He has been a huge part, and I think that the whole squad of Wolves has suffered, not just Adama Traore. And I think that that partnership between them was really nice, and they used to link up last season for a lot of goals. So I think that Adama Traore will do well if he's given a shot at the right wing. And also talking about some of the other inclusions, पाब्लो सराबिया को इंक्लूड किया गया है, जो लीग जैसी काफी वीक लीग में खेलते हैं, लेकिन तब भी 37 मैचेस में सिर्फ 7 गोल्स और 3 असिस्ट्स. और एरिक गार्सिया वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, लेकिन they have only chosen 24 players instead of 26, so there are still 2 slots empty. So do you feel, Mark, ki if Sergio Ramos is injured, he has himself clarified that on Instagram, do you feel कि उन्हें ले जाना चाहिए था for his dressing room pep talks and just his general leadership, कि वो डगआउट में बैठ के अपने टीममेट्स को मोटिवेट कर सकते थे, because they had 2 slots, they could have taken the risk? नहीं, I think कि Sergio Ramos काफी important है, not just for Spain, for like the environment and the leadership role. I think that he would have been a key player as well. I think it's an absurd decision. I think I would have taken the risk if I was the manager of Spain to bring him along. As we have seen that Maguire has come along the England squad, even though his leg was injured. So I think that Ramos is worth the risk, and I think having 2 slots empty, I think that this is a very big risk. But looking aside from the on-field stuff, I think that in the dressing room, he's a very, very big character. He's a tough guy. His mentality is like on par with the elite players of our generation, and I think that winning a lot of stuff gives you an extra edge. And I think that a lot of these Spanish players are too inexperienced and haven't won enough to fit into a team that had dominated for about 8 years in the during the start of this decade, the previous decade, I mean. And lastly, if we look at the squad, जैसे अगर हम फॉरवर्ड लाइन के ऑप्शंस देखें तो डानी ओल्मो है, ओयारज़ाबाल, मोरेनो, मोराटा, फेरान टोरेस, ट्रायोरे और सराबिया. इसमें एक ही क्लियर कट स्ट्राइकर है मोराटा. जेरार्ड मोरेनो 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन में खेलते हैं, तो शायद वो फ्रंट 3 में नहीं खेलेंगे. और मोराटा एक ही क्लियर कट स्ट्राइकर है, लेकिन वो उतने क्लिनिकल नहीं है, काफ़ी चांसेस मिस करते हैं, काफ़ी की चांसेस मिस करते हैं, जो कि काफ़ी भारी पड़ सकता है स्पेन को क्रूशल मैचेस में. And Ferran Torres plays well at right wing, plays really good, लेकिन sometimes he has been used as a striker. So Rohan, I would like to know your opinion कि striker position में Spain lacking है. Dani Olmo खेल सकते हैं as a false 9. So how would you solve this? Would you play Dani Olmo? Would you play Morata? Would you play Torres? I think Dani Olmo को first 9 में खिलाना is a bit better because Spain जो है like जिनका passing game काफी अच्छा है, they need to be a bit more creative. Like I don't think Alvaro Morata has any chance against the defenders of Sweden or Poland कि वो अच्छे से like उसको बॉल मिले and वो गोल भी स्कोर कर पाए. Like वो तो completely out of the picture है कि वो गोल मार पाएगा पहले, मतलब at least against Sweden and Poland. Like let's get that clear.
एंड लाइक स्पेन को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लाइक दे हैव टू गो बिट अनकन्वेंशनल एंड लाइक आई थिंक वो बिना स्ट्राइकर के भी उनके पास मतलब लाइक डिसेंट प्लेयर्स हैं, विंगर्स उनके पास अच्छे हैं, उनके मिडफील्डर्स लाइक काफ़ी अच्छे, वो स्कोर कर सकते हैं एंड आई थिंक वो उनका बेस्ट रहेगा बिकॉज वो फिर डिफेंडर्स को बाहर थोड़ा ड्रॉ आउट कर देंगे, लाइक ग्लिक एंड पार्सजान जो थोड़े मतलब उतना हिलते विलते नहीं है बट लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स है डिफेंस के, जब वो बाहर निकल आएंगे then they can actually get a few chances to score. So I think like Morata को तो नहीं start करना चाहिए. Probably they should start him against like Slovenia जिनके against वो खेल रहे, because Slovenia doesn't really have a good defense. मतलब like hopefully उनके against उसके पास कुछ score करने का chance रहेगा, but otherwise I don't think Morata score कर पाएगा कोई भी goal. And in the end Spain regret करेगा अगर वो Alvaro Morata को खिलाएंगे, इन 2 दिन बाद रिग्रेट करेंगे अच्छा इसको क्यों खिलाया, लाइक इसने ओपन गोल मतलब एक सिटर मिस कर दिया इसने. सो आई थिंक वो टीमो वर्नर probably का भाई है, स्पेनिश टीमो वर्नर है. स्पेनिश टीमो exactly वर्नर. yeah but देखा Timo जाए Werner तो still like एक set pieces से देखा जाए तो like the center backs they're bringing, I think Laporte has scored a few from set pieces over the past couple of seasons for Man City, but I think that Ramos is a big miss in the in terms of goal scoring ability as well, because I think that he's a really confident penalty taker as well. मेन पेनल्टी टेकर. Yeah, I think they'll be lacking a lot of goals this Euros in a strike like Alvaro Morata and Gerard Moreno. No offense to him, he did score against us, but I think our defense speaks for itself, and we have a really bad defense. But I think that Ramos would have been a key player, and like set pieces, he stamps his authority on set pieces every game, and he's a really really tough nut to crack. And I think that he would have been really keen in getting a couple of goals in really tough situations. So I think that Spain will miss him quite a lot. प्रिडिक्शंस टाइम. आप दोनों को क्या लगता है इंग्लैंड और स्पेन कहाँ तक प्रोग्रेस करेंगे? पहले रोहन आपसे जानना चाहूंगा. आई थिंक स्पेन ग्रुप स्टेज से निकलना लाइक आई थिंक हो जाएगा, लाइक बिकॉज लाइक थर्ड बेस्ट टीम में तो आए रहेंगे, दे कैन इजीली बीट स्लोवेनिया. पोलैंड एंड स्वीडन में ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ होगा या फिर शायद जीतेंगे, बट लाइक आई डोंट थिंक कोई ब्लो आउट मैच होगा स्पेन का. इंग्लैंड का आई थिंक इजीली ग्रुप टॉप कर लेंगे इजीली, लाइक उसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं. आई डोंट थिंक क्रोएशिया इज दैट गुड राइट नाउ, तो आराम से वो ग्रुप टॉप कर लेंगे. स्पेन का थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज उनका ग्रुप सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट है इस पूरे टूर्नामेंट में, बट आई थिंक अगर वो उनका अटैक अगर ढंग से चल गया, लाइक पोलैंड का ये प्रॉब्लम है पोलैंड एंड स्वीडन में कि उनका मिडफील्ड बहुत अच्छा नहीं है दोनों टीम्स का, कि लाइक वो ऐसा नहीं कि आराम से वो उनके पास इनफ पोजीशन रहेगा कोई अटैक करने में मतलब ढंग का. So I think Spain at least draw तो निकाल ही देंगे and hope like most probably जीत जाएंगे against one of them. So I think Spain आराम से qualify कर जाएगा, but round of 16 में तो I think Spain नहीं बच पाएगा. Like probably वो किसी ढंग के टीम को अगर draw करिए तो वो पक्का निकल जाएंगे. I don't think वो survive कर पाएंगे. I agree with Ron. I think Spain, they lack the quality to remain in this tournament. Personally, I would be really shocked if Spain go ahead of round of 16. Even the quarterfinals would be really big for them with the current squad. I think taking no players from Real Madrid who have a winning mentality, I think that was an absurd decision. Many might think that he coached Barca. Maybe that's the reason why. Biasness. Yeah, the biasness, but I don't know what's his particular reason. Maybe we'll find out over the tournament if Spain do well why he didn't select Sergio Ramos. And talking about England, I think they have a really strong squad, and in the World Cup they had made it to the semi-finals, but I think that they had comparatively easy draws against Colombia, against which they had gone to extra time, I think. But I think that the players have really matured over the past 2-3 years since the World Cup, and I think that they have really grown. Talking about Sterling, though, he's been a bit off form, but I think the other players have really grown. And talking about their journey over the tournament, I think that
they should be strong contenders alongside France and Belgium, who we'll be talking about in the next podcast, or maybe next to next, since we have a team of the season 1 coming up as well. So I think that England will go really ahead and far in this tournament, and they'll do really well. Personally, for It might me, not I come believe home though. Spain. Personally, might for not me, I come believe home. Spain. I also think so. कि Spain round of 16 से आगे नहीं जाएंगे, and England, I think at most it will be semi-finals, but I think England would be eliminated in the quarterfinals. I have a gut feeling. Okay, Yeah, so me too. that's it for today, guys. Comment down below अगर आपको पसंद आए तो like करिए, subscribe भी करिए, and we have a team of the season podcast coming soon, and hopefully you like this podcast, and we'll see you soon.